My screen is visible now. Anyone please confirm? स्क्रीन विजिबल है बट यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल. ओके, जहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा. So let's get started. I got Guru के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज तहरीन इफ्तिखार, योर ट्रेनर ऑफ IELTS सेशन. सो आई कोड गुरु एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर सके. इसके लिए कम आ रही है. वॉइस आपकी क्लियर है. मेरे ख्याल से सर आपकी तरफ कोई इशू हो सकता है. नहीं, आवाज क्लियर है लेकिन वॉल्यूम लो है सर. वॉल्यूम भी इधर ठीक आ रहा है वैसे. एनीवे मैम आप कंटिन्यू करें. ओके सर, शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी. ओके, जो आईकोड गुरु का फोकस है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूएसए में सिक्योर की जाए. तो इनका मेन फोकस ये है कि ये पूरे वीक में 20+ सेशन कंडक्ट करवाते हैं. एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं, जिनमें क्या सिखाया जाता है. पाइथन सिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए होता है. आईएलटीएस की और ग्रीक की फ्री क्लासेस दी जाती हैं. इनके अलावा DSA, लीड कोड और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स सिखाई जाती हैं. मशीन लर्निंग और डाटा साइंस ये सिखाया जाता है. और ये जो जितने भी सेशंस होते हैं ये सारे यूट्यूब और फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं. जब भी आप चाहें आपको एक्सेस हासिल होती है, आप जब भी चाहें ये सुन सकते हैं. आईकोड गुरु की रीसेंट अचीवमेंट्स ये हैं कि रिसेंटली 700+ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं हैकाथॉन्स में. जो इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे कि अभी कैलिको आया था 9 नवंबर को, ऐसे कंपटीशन जीते हैं. जीते नहीं, पार्टिसिपेट किया और टॉप पोजीशंस हासिल किए. इसके अलावा 259 टीम्स हैं जिन्होंने सॉल्व किए हैं 9x9 पजल्स इन CS50 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2025 में. 240+ मेंटोर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे एज अ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेक्शन लीडर 2025 में. और 3 आईकोड गुरु जो 3 आईकोड गुरु कोडर्स थे वो 320 ग्लोबल सेक्शन MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे. इसके अलावा 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड गुरु पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023. और इसके अलावा 3 इंटर्न्स गए थे इत्तेहाद एविएशन ग्रुप जो कि अबू धाबी में है. अच्छा, जिन लोगों ने भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं उनका जो था उनकी प्रोफाइल क्या थी. उनकी प्रोफाइल ये थी कि उनकी जो CGP की रेंज थी वो 3.1 टू 3.8 थी. आइल्स की रेंज उनकी 6.5 टू 7.5 थी. लेकिन उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, ना उन्होंने कोई डिग्री दिया. इसके अलावा जो उनका स्टडी कैप था वो 1 टू 15 ईयर्स का था. इसके बावजूद उन्होंने सिक्योर की अपनी स्कॉलरशिप पोजीशन. 100% फी वेवियर मिला. और जो हमारे पास स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है वो $1100 से $3000 तक स्टूडेंट्स को मिला हुआ है बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के. जो यूनिवर्सिटीज़ जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं वो UF के स्टूडेंट्स और कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लाहौर UET के स्टूडेंट्स, ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स
जो हैं वो जा चुके हैं। सो अब हम अपने आइल्स के मेन टॉपिक पे जाते हैं। ये हमारा आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन था। सो हम अब स्विच करते हैं आइल्स पे। आज का हमारा मेन फोकस है नोट सेंटेंस, नोट कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन में। कल हम लोगों ने किया था आइल्स का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने स्पीकिंग के बारे में, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग के बारे में समझा था कि वो जो ये हैं इन पे कितना टाइम लगता है और हर मॉड्यूल में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ देखी थी। और आज जो है वो हम लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो लिसनिंग में भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टेबल टेबल होता है, मैप कंप्लीशन होती है, नोट कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन। लेकिन आज हम 2 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे अपने, जिसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और नोट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोट कंप्लीशन से। नोट कंप्लीशन ऐसा होता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं और हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है। हमें ऑडियो सुनाई जाती है और उसमें हमने देखना होता है, वो बिल्कुल लाइन वाइज ऑडियो चलती है, सीक्वेंस वाइज, जिसमें हमने देखना होता है कि कौन सा वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ पे आएगा। और ऐसी सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन में भी जो है हमने ऑडियो सुननी है। जी अब्दुल रहमान। मैम आपकी स्क्रीन स्टक है आईकोड गुरु के ऊपर, या शायद मेरी तरफ मेरे एंड पे ये इशू आ रहा है? नहीं, स्क्रीन स्टक है। आपके आगे शो नहीं हो रही स्क्रीन। करंट अपॉर्चुनिटीज पे स्टक है ये। मैम ओके आईकोड गुरु के इंट्रो पे है आपकी। ओके, लेट मी चेक। अब विजिबल है? यस मैम अब विजिबल है। थैंक यू सो मच। अगर हम नोट कंप्लीशन की बात करें तो हम अगर इस पे डीप डाइव जाएं तो हम नोट कंप्लीशन को इस वक्त 3 पार्ट्स में ना डिवाइड करते हैं। एक, सुनने से पहले हमने क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है, ड्यूरिंग लिसनिंग हम लोगों ने क्या करना है, और आफ्टर लिसनिंग हम लोगों ने क्या देखना है। बिफोर लिसनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो हम सब ने काम डाउन होना है और देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंस्ट्रक्शंस दी गई है वर्ड लिमिट की, तो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। यानी अगर 2 वर्ड से ज़्यादा हैं तो आपने वो, मतलब अगर आपके जहन में 2 वर्ड से ज़्यादा हैं तो आपने 2 वर्ड ही यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपने मतलब कुछ नहीं, आप 1 वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, 3 वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, आपने 2 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आ गया नो मोर देन 1 वर्ड, तो वहाँ पे आपने सिर्फ 1 वर्ड ही लिखना है। इसके अलावा बिफोर लिसनिंग ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपने जो आप लिसनिंग कर रहे हो, सुन रहे हो जो आप, तो आपने प्रिडिक्ट करना है कि ये किस बारे में बात हो रही है। आइदर वो टाइम के बारे में हो रही है, या किसी प्लेस के बारे में, या कोई नंबर डिस्कस हो रहे हैं, या नाउन के बारे में हो रही है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग लिसनिंग लिसनिंग किस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने ड्यूरिंग लिसनिंग ना कीवर्ड्स जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, उनके इर्द गिर्द जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको अपने जहन में रखना है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप सुन रहे होगे वैसे वैसे आपने लिखते रहना। रिमेंबर, आंसर ऑलवेज अपीयर इन ऑर्डर इन द ऑडियो।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑडियो होती है वो सीक्वेंस वाइज चल रही होती है, तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस 1 2 3 होंगे आपको ऑडियो भी वैसी ही सुनाई दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बात पहले बताई गई है और उसकी फिल इन द ब्लैंक्स या उसका जो क्वेश्चन है वो बाद में दिया गया है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलती है। आफ्टर लिसनिंग हमने क्या करना है कि हमने वेरीफाई करने हैं अपने स्पेलिंग जो भी हमने लिखे हैं। हमने एस और ई एस या फिर सिंगुलर का ध्यान रखना है कि हमने अगर चेयर का वर्ड यूज किया गया तो चेयर्स नहीं लिख देना, ठीक है। और वर्ड लिमिट जैसे मैंने बताया कि सुनने के बाद भी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा वर्ड ना हो या दो से ज्यादा, दो से कम ना हो। इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज है नोट कंप्लीशन की। मैम फातिमा अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप वेबसाइट पे लेके चले जाएं। जी तहरीम, आप ये पहले कंप्लीट करवा दें, फिर एक ही दफ़ा हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। पहले सारे आप नोट कंप्लीशन भी, टेबल कंप्लीशन भी और फॉर्म कंप्लीशन भी कंप्लीट करवा दें, फिर हम बाद में एक ही साथ प्रैक्टिस करेंगे एंड पर। हेलो तहरीम, आपको आवाज़ आ रही? जी मैम। अब हम सेंटेंस कंप्लीशन पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में रीड सेंटेंस फर्स्ट। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है। बिफोर ऑडियो बिगिंस रीड ऑल सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ऑडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई ग्रामर नीड्स। फिर हमने उस सेंटेंस में देखना है कि इसमें किसी ग्रामर की नीड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई नाउन, किसी नाउन की वर्ब या एडजेक्टिव या कोई और अदर पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत तो नहीं है। फिर हमने ये देखना है कि माइंड द वर्ड लिमिट। यहाँ पे भी वर्ड लिमिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमने लिसनिंग में भी देखा और यहाँ पे भी है। स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड अलाउड। जितने वर्ड अलाउड होंगे हमने उतने ही वर्ड्स करने हैं। बी अवेयर ऑफ सिनोनिम्स। द क्वेश्चंस वर्डिंग में डिफर फ्रॉम ऑडियोज फ्रेजिंग। उन्होंने कहा है कि आपके जो क्वेश्चन की वर्डिंग है ना वो डिफरेंट हो सकती है, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। मतलब आप जो लिसनिंग कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो उसमें जो है वो मतलब वर्ड डिफर हो सकते हैं बट वो कॉन्टेक्स्ट सेम ही होगा। एग्जैक्ट वर्डिंग यूज ओनली द वर्ड हर्ड इन द रिकॉर्डिंग, डू नॉट पैराफ्रेज। आपने हमेशा वही वर्ड लिखने हैं जो कि रिकॉर्डिंग में आपने सुनने हैं। आपने पैराफ्रेज जो है वो यूज नहीं करने। सबसे हमने आज दो ही सेक्शंस कंप्लीट करने थे, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन था और नोट कंप्लीशन था। तो अगर हम बात करें कि जो की टेक अवेज हैं फॉर सक्सेस, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि जब भी टेस्ट स्टार्ट करना है तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो गौर से पढ़नी है। जो भी लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर हमने आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है। जो भी हमने लिख रहे होना है तो हमने साथ साथ में प्रिडिक्शन अपनी कर रही होनी है। जो प्रिडिक्शन है वो प्रैक्टिस से आती है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे हम आंसर्स को प्रिडिक्ट करना भी सीख जाएंगे। लिसन फॉर सिनोनिम्स एंड डिस्ट्रैक्टर्स। कुछ ऑडियोज में डिस्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बात हो रही है तो वो जो है वो बात को लंबी करने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्टर्स देते हैं, जिससे आप जो हमारा ध्यान है ना वो थोड़ा सा भटक जाता है। फिर उसके बाद आंसर जो है वो ऑर्डर में होते हैं। और फिर बाद में जो हमने टेस्ट कंप्लीट कर लेना है उसके बाद सारी चीज़ों को चेक करना है। ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक, अपनी प्लूरल की मिस्टेक्स
और ईच एंड एवरीथिंग हमने चेक करनी है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जब हम लोगों ने मास्टरी कम्स विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड सेल्फ करेक्शन, कीप ऑनिंग योर लिसनिंग स्किल्स एंड यू विल सी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर्स। जब भी हम मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसमें लिसनिंग जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं आइल्स के, उसमें प्रैक्टिस मैटर करती है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम जैसे जैसे इसके अंदर इंटरेस्ट लेते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा सिक्योर जो बैंड है वो बढ़ता जाएगा और हम अच्छा सिक्योर कर सकेंगे बैंड। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। तो अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। जी तहरीम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें, फिर मैं अपनी शेयर कर लेती हूँ। ओके। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी फातिमा। अच्छा, ये भी कंफर्म कीजिएगा ऑडियो आपको सुन रही है या नहीं? जी क्लियर है। Part 4. नहीं नहीं, You will ये hear वाला। part of an environmental science. क्लियर है। जी मैम क्लियर। ओके, अब हमने सबसे पहले ये एक ना फॉर्म कंप्लीशन की सैम्पल है या कह लें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि वन वर्ड ओनली, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शन को देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। सेकेंडली आपके पास ये 1 2 3 और इसी तरह से आप 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने ऑडियो को सुनना है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने पॉज कर दी, लेकिन वहाँ पर जाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हम आपको रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि आप ऑडियो को पीछे करके सुन लें अगर आपकी कोई चीज़ स्किप हो गई, लेकिन इसको एक हैबिट नहीं बना, ठीक है। ये इनिशियल प्रैक्टिसिंग ट्रिक है या टिप कह लें आप। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपको वो ऑडियो में भी बता देगा कि बात किस टाइप तरफ हो रही है। ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं ये दो, ठीक है, ये हमारे पास जो कह लें कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि ऑडियो के अंदर हमें सुनाई देगा। इसके अंदर क्या है, रिसर्च इन द एरिया अराउंड द कैंप बी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बर्ड सेंचुरी के बारे में बात होगी और इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे टू लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। और जो उनके प्रे होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे कि लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कैसे बेनिफिशियल है। पहले हमने सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो आपका होगा जी। सेकंड पे हमने अपने क्वेश्चन लाइन की तरफ, सेंटेंस की तरफ आएंगे और इसके अंदर से हमने जल्दी से हाईलाइट करने लग जाए, ठीक है। वो जब ऑडियो स्टार्ट होती है ना, देखें Lecture. देखें, वो पहले आपको इंट्रो Part देगा 4. कि वो किस You बारे will में है। hear part of an environmental science lecture about the impact of birds of prey on a farming community in Africa. First, you have some time to look at questions 31 to 40. अब आपने देखा कि उन्होंने आपको कहा कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप अपने क्वेश्चंस देख लें। यहाँ पर तो वो सीक्वेंस डिफरेंट है क्योंकि हमने ये पार्ट वाइज सिलेक्ट किया है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो होगा वो डिफरेंट होगा। और यहाँ पर अब हमने क्वेश्चंस उसने पहले बता देना कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक पहले देख लेने, क्योंकि ऑडियो वहाँ तक चलेगी। अब उसने क्या कहा था कि कहाँ तक देखने हैं? In Africa. First,
You have some time to look at questions 31 to 40. अब उसने 31 to 40 का यानी कि 1 to 10 हमें एक ही बार में देखने पड़ेंगे और ये ऑडियो नॉन स्टॉप चलेगी। ये एक्चुअली सेक्शन 4 का जो पार्ट आया है, ठीक है, इसलिए सेक्शन 4 में हमेशा ऐसे ही होता है कि वो एक ही दफ़ा ऑडियो को प्ले करता है और आपको सारे क्वेश्चंस एक ही रिदम में पता आंसर्स करने होते हैं, ठीक है। बाकी जो सेक्शंस होते हैं उसके अंदर पार्ट्स में वो आपको ऑडियो प्ले करता है, यानी कि पहले 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, या फिर पहले 5 आ जाएंगे, बाद में 5। इस तरह से वो सेक्शंस में अपनी ऑडियो को डिवाइड कर लेता है, यानी कि और देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ही वो नोट कंप्लीशन के, लेकिन ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 4 में होता है, ठीक है। बाकी सेक्शंस के अंदर वो मिक्स होते हैं क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है। जैसे आपको पहले 4 एमसीक्यूज आ जाएंगे, बाद में जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो आ जाएंगे आपको मैचिंग हेडिंग के, ठीक है, इस टाइप से। अब हमने अपनी जो आंसर है उसके बारे में देखना है कि हाईलाइटिंग शुरू करनी है। हमने जल्दी जल्दी से अपनी जो सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसके अंदर हाईलाइटिंग शुरू कर देनी। जैसे दे डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर रोडेंट्स। अब यहाँ पर हमें पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि ये डिस्ट्रॉय की बात कर रहा है, ठीक है। कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी और उसके साथ साथ अदर रोडेंट्स भी डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस सेंटेंस के कीवर्ड्स हैं, हमने कीवर्ड्स को लाजमी हाईलाइट करना है, ठीक है। और अब सेकंड पे हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दे हेल्प प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम बीइंग बिटन बाय, ठीक है। अब वो क्या प्रिवेंट करता है फार्मर्स को, ठीक है, किससे, कोई उनको कोई काट ना ले, मतलब कोई ऐसा इंसेक्ट होगा या एनिमल होगा जो उनको जिससे वो प्रोटेक्ट करेंगे फार्मर्स को कि उनको काट ना ले, ठीक है। इस तरह से हमें ये हम एंटिसिपेट कर लेंगे कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट या एनिमल का नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर रोडेंट्स हम रैट्स को कहते हैं, तो डैश एंड अदर रोडेंट्स, यानी कि यहाँ पर भी कोई स्पीशी का नाम ही आएगा, एनिमल स्पीशी का। तो ये हमने अपनी जो हाईलाइटिंग हमने की उससे प्रिडिक्ट कर लिया, और जो कॉन्टेक्स्ट था हमारे सेंटेंस का उससे प्रिडिक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट है दे हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल कल्चर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। और एक ट्रिक ये भी होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लें जहाँ पर आपसे फिल इन द ब्लैंक है। अब ये देखें, फर्स्ट पे थी, सेकंड पे थी, थर्ड लाइन में नहीं थी, अब ये फोर्थ में हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, तो हम इसको स्किप भी कर देंगे, लेकिन हम इसके अंदर से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जरूर हाईलाइट कर लेंगे, ताकि जब वो वर्ड वो बोले ऑडियो के अंदर तो हम अलर्ट हो जाएं, ठीक है। अब देखें, दे नाउ सपोर्ट द इकोनॉमी बाय इंकरेजिंग। अब इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट द इकोनॉमी, कैसे इंकरेज कर रहे हैं कुछ चीज को, किसी चीज को एक एरिया के अंदर, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब जो हाईलाइटिंग की टेक्निक होती है ना, वो हर एक पर्सन की वेरी करती है, ठीक है। जैसे कुछ पर्सन, अगर मेरे अलावा कोई और पर्सन इसको हाईलाइट करेगा इसमें से, तो क्या पता वो सिर्फ इंकरेजिंग को हाईलाइट कर दे और बाकी इन 2 वर्ड्स को ना करें। तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपने कौन से कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं और कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द बर्ड्स में बी एक्सीडेंटली किल्ड बाय डैश, ठीक है, व्हेन हंटिंग और स्लीपिंग, ठीक है। अब इसमें एक्सीडेंटली किल्ड हो जाएंगी बर्ड्स, किससे, बाय डैश व्हेन हंटिंग और स्लीपिंग, ठीक है। और हंटिंग या स्लीपिंग के दौरान ये हमारे कीवर्ड हैं, ठीक है। और आगे भी हम ऐसे ही हाईलाइट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर ये देखें आप, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लास्ट पे, ठीक है। इसका मतलब कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। क्या पता वो एक्सपेंसिव का रिफ्रेज यूज करें यहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ डैश फॉर चिकन्स, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है कि चिकन्स को हम क्या ऐसी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो होगी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस तरह से वो ब्रैकेट में हमें बता देगा। क्या पता ये एक वो भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कि क्या पता वो मल्टीपल थिंग्स की बात कर रहा हो कि हम चिकन्स को प्रोवाइड कर दें, लेकिन हमारा जो आंसर है वो एक्सपेंसिव जो कॉन्टेक्स्ट के अराउंड होगा। तो हमें ये जहन में रखना है। अब यहाँ पर फ्राइटनिंग की बात हो रही, फ्राइटनिंग बर्ड्स ऑफ प्रे बाय, ठीक है। क्या एक हम क्या चीज रख सकते हैं, कीपिंग अ डैश और मेकिंग अ डैश, ठीक है। हम क्या रखकर और क्या बनाकर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने वो भी दे दिया हमें, हिंट दे दिया है कि ये मेटल ऑब्जेक्ट से बनेगी। हमने कोई चीज बनानी है लेकिन वो मेटल ऑब्जेक्ट से बनेगी, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव क्या है, अ डैश ऑफ मेथड्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, इस तरह से कोई वर्ड आ सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको भी एंटिसिपेट कर लिया, हमने प्रिडिक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ऑडियो में प्ले कर रही हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स आपने साथ साथ अपने आंसर जो हैं इनबॉक्स के अंदर ज़रूर देने हैं, ताकि हम फिर देखेंगे किसके आंसर ज़्यादा ठीक है। इस तरह से हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी। अब मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ, आपने साथ साथ अपने आंसर देने हैं। आप अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर शो करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये सेशन भी इफ़ेक्टिव है, आप लोग सीख भी रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी उसने हमें वो टाइम दिया हुआ है कि चलिए शुरू से स्टार्ट कर ले। Part 4. You will hear part of an environmental science lecture about the impact of birds of prey on a farming community in Africa. First, you have some time to look at questions 31 to 40. ये अमूमन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते, लेकिन ये लास्ट सेक्शन में इतना ज़रूर देते हैं क्योंकि हमने एक ही बार में अपने 10 क्वेश्चंस को रिव्यू करना होता है, ठीक है। बाकी पार्ट्स के अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से आपको टाइम कम ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली उसने हमें आई थिंक सो 40 सेकेंड्स तो दे ही दिए हैं। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. We've been looking at different types of conflicts that may arise between wildlife and humans at the boundaries of protected areas. जी, ये ऑडियो ऑडिबल है आप लोगों को? यस मैम, ऑडिबल है। ओके। Such as national parks and animal sanctuaries. I'd like to illustrate this by telling you about some research that I've been involved in recently in the Central African country of Zambia, in the area around the Chembe Bird Sanctuary, which contains over 300 of the listed birds of Zambia. These include a number of birds of prey, such as eagles, hawks, and owls, that live by hunting and killing other birds and animals. Now, most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers, and these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they grow in the fields, as well as after harvesting if they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits of these birds also protect farmers in other ways. जी, किसी को आंसर मिला अपना? क्रॉप्स मैम। Rats.
जी चलें For दोबारा से example, सुन लेते हैं चलें दोबारा से सुन लेते हैं पीछे से करके ताकि हमें क्लियर हो now, जाए most of the people living in the local communities near to the bird sanctuary are small-scale farmers. And these birds of prey provide important social and ecological benefits to them. For example, a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents, such as rats, which would consume the crops as they grow in the fields, as well as after harvesting if they weren't hunted and killed by the birds. And the predatory habits जी आप लोग ना अपने साथ साथ आंसर्स लिख ही जाएंगे चैट बॉक्स के अंदर ताकि फिर हम जब एंड पर अपने आंसर्स चेक करेंगे आपकी सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगी कि मेरे इतने आंसर्स ठीक थे और इतने गलत थे ठीक है गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं हम ये सेशन का मकसद सिर्फ प्रैक्टिस का है तो आप लोग फील फ्री टू आंसर of these birds also protect farmers in other ways. For example, a major danger to rural workers is snakes, whose bite may be dangerous or even fatal. And birds of prey have a major role in keeping their populations under control. Local people have always been aware of these benefits, and for years, even before the sanctuary was opened in 1973, the birds played a key role in the culture of the region. However, more recently, the sanctuary and its birds have also become increasingly important to the community in economic terms, because at present, after a relatively slow start, tourism has become an important source of revenue for them. However, although these birds of prey are protected by the government, their numbers are falling. Some of these deaths are accidental. Fatalities occur when birds alight on roads to catch and eat their prey and are hit by fast-moving traffic. Drivers in Zambia have to take special care at night, as birds may regard the quieter roads as safe places to sleep. Accidental deaths may also occur if these birds fly close to high-voltage power lines, as they may be electrocuted. This is a particular danger in the heavy rain, which can occur in the region in the months from December to April. And local farmers also pose a threat to these birds. As well as growing crops, small-scale farmers in the area also rear chickens. These provide food for the farmers' families, as well as being an important source of income. But they're also an easy target. जी हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक तो हम इसका चैट बॉक्स के अंदर देखते हैं आंसर्स किसने ठीक क्या क्या आंसर दिए हैं जी क्रॉप्स स्नेक्स टूरिज्म ट्रैफिक जी ये अब्दुल हादी आपके ट्रैफिक के जो है ना स्पेलिंग आप उस पर फोकस कीजिएगा डबल एफ आएगा यहाँ पे तो ये एक छोटी छोटी ये मिस्टेक्स होती हैं बेशक आपने आंसर ठीक किया है लेकिन स्पेलिंग गलत होने की वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा जी ये उमर फारूक ने आंसर किया है 3.5 वोल्टेज आपने शुरू में हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि सिर्फ वन वर्ड आंसर हमने देना है इसके अंदर तो इसलिए आंसर सिर्फ एक वर्ड का होगा ठीक है तो अगर आप 3.5 वोल्टेज कह सकते हैं तो यहाँ पे हाई वोल्टेज कह लें 3.5 नहीं वोल्टेज वो सिर्फ वोल्टेज दिए एक्चुअली वो मैं लिख रहा था ना थर्ड और फोर्थ मैंने स्किप कर दिए थे वो मुझे समझ नहीं ओके लगी ओके सही सही है और ये सिर्फ 5 का है वोल्टेज ठीक है ओके सही है अब हम देखते हैं आगे अभी हम इसके आंसर्स चेक कर लें या फिर बात आगे के बाद में करें पहले मैम कंप्लीट कर लें चलें ठीक है एक मिनट थोड़ा सा पीछे करके स्टार्ट कर लेते हैं And local farmers also pose a threat to these birds. As well as growing crops, small-scale farmers in the area also rear chickens. These provide food for the farmers' families, as well as being an important source of income. But they're also an easy target.
for birds of जी prey. सॉरी मैं And so farmers may shoot इंटरनेट इशू था इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। them, but they're also an easy target for birds of prey. And so farmers may shoot these birds, which is illegal but understandable. Or they may poison the birds, which again is illegal and can have negative effects on the ecosystem. अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा So पोज how दिया। else can farmers protect their chickens from birds of prey? Some people believe that to prevent the predators from settling near the area where the chickens are kept, it's best to keep this area free from vegetation. But in fact, this is counterproductive, as it means the chickens have no cover to hide in and they'll be easier for the birds to see. Another possibility would be to prevent the chickens from going outside at all and to keep them safe from predators inside a building. But this would cost far too much to be a practical solution. Nearly all the farmers reported that they spent a lot of time and effort trying to frighten off the birds of prey without actually harming them. Most of the farmers had at least one dog and said this was a big help at scaring away the predators. Some of the farmers also reported that during the breeding season, when the chickens were particularly vulnerable, they encouraged their children to watch over the chickens and to hit pans with a metal spoon so that the resulting noise would succeed in driving away birds that were trying to seize the young chicks. None of these methods was 100% effective, so as a result, the village people told us that rather than just using one method, they were forced to use a combination for them to have any effect. And even so, these birds of prey remain a major threat to the chickens' survival and cause considerable economic loss to farmers. So we looked at the possibility of a longer-term solution. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check. ओके हमने आंसर्स लिख लिए अपने। अब जो एक मेजर हमारे अंदर अभी शुरू में मिस्टेक जो आएगी वो ये होगा कि हम प्लूरल्स पे हमने फोकस नहीं किया होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है। सेकेंडली हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो इनिशियल स्टेज पे मिस्टेक होती है वो लिसनिंग में थोड़ा हमें मसला हो जाता है। ठीक है। अब हम आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं तो आप ज़रूर चेक कर लें। जी पहला ही गलत है हमारा, बाकी ठीक है। पहले में रैट्स आएगा, क्रॉप्स नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमें जस्टिफिकेशन भी वो देगा, मतलब क्लियरेंस भी देगा। अब हमारा पहला गलत था, तो a lot of damage can be caused to farmers' crops by rodents such as rats, which could consume the crops as they grow in the field. Question: they destroy dash and other rodents. Okay. ठीक है। ओके तो ये हमारा ये गलत है। अब बाकी चैट बॉक्स में देखते हैं किस किस के ठीक है। जी पॉइजन ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, नॉइज कॉम्बिनेशन। जी अब यहाँ पर देखिएगा, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, यहाँ पर रेन का उन्होंने वोल्टेज लिखा था। ठीक है। तो वोल्टेज इसलिए नहीं आएगा बाय इलेक्ट्रो, यहाँ पर जब ये वर्ड आ गया तो इसका यही मतलब है कि हाई वोल्टेज वाला। ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी जो है ना रिफ्रेजिंग भी कर सकता है और अपनी स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है। इसमें स्टेटमेंट उसने चेंज तो नहीं की, लेकिन उसने फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दी कि स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हाई रेन आएगा। ठीक है। जब ज़्यादा बारिश होती थी तो ज़्यादा वो ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है। और इसके अलावा जी, और यहाँ पर भी हम कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशंस भी हम लिख सकते थे। ठीक है। तो जी हैंड रेज है अब्दुल रहमान जी।
मैम यहाँ पे किसी ने ना रैट कहा था, तो मुझे ना उसकी समझ नहीं आई पहले में रैट कैसे आएगा, क्योंकि मैंने भी क्रॉप्स ही लगाया था। तो ये अगर किसी ने रैट लगाया तो वो बता दे कि यहाँ पे रैट कैसे आएगा, क्योंकि जैसे मैंने समझा था दे डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर रोडेंट्स, मुझे इसका नहीं पता रोडेंट्स क्या होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रॉप्स इसलिए मैंने लगाया क्योंकि उसने कहा उसने अदर रोडेंट्स को ख़राब किया और किसी और चीज़ को ख़राब किया। तो जब यहाँ पे उसने कहा था ना ए लॉट ऑफ डैमेज कैन बी कॉज टू फार्मर्स क्रॉप्स बाय रोडेंट, तो जब उसने कहा ना डैमेज कैन बी, तो यहाँ से मुझे लगा था कि उसने क्रॉप्स को किया, तो मैंने इसलिए क्रॉप्स लगाया। अभी जब आप आंसर ले रही थी तो किसी ने कहा था रैट, तो वो मैंने उनसे पूछना है तो उन्होंने कैसे रैट को चूज किया। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने इसका रैट्स कहा था वो इस वजह से क्योंकि रोडेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो वनरेबल हो किसी चीज के लिए, या खतरनाक हो या तबाह कर देने वाले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और रोडेंट्स उसे कहते हैं। और तो जब और मैं साथ साथ सुन भी रहा था उन्हें, अ लॉट ऑफ डैमेज कैन बी कॉज्ड टू फार्मर्स क्रॉप्स बाय रोडेंट्स। ठीक है, क्रॉप्स बाय रोडेंट्स मीन्स के क्रॉप्स एक डैमेज करते हैं बाय रोडेंट्स सच एज रैट्स। तो एक रैट्स उसने स्पेसिफिक वर्ड बता दिया, और अदर रोडेंट्स भी थे, और भी थे, लेकिन एक स्पेसिफिक रैट भी था। तो मुझे यहाँ से रैट्स समझ आई थी कि क्रॉप्स को जो डैमेज करते हैं एक स्पेसिफिक रैट्स तो करते ही करते हैं, और बाकी रोडेंट्स भी है जो उसने स्पेसिफाई नहीं किए थे। जी मैं बोलूँ, यहाँ पर ना बेसिकली बात हो रही है कि जो फार्मर्स हैं यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये जो प्रे होते हैं, शिकारी होते हैं, ईगल वगैरह, इनसे फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि वो एक तो रैट्स को ख़त्म कर देते हैं और रोडेंट्स को ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन वो फार्मर्स की क्रॉप्स को ख़राब कर रहे होते हैं। ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था, इसी वजह से हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, मतलब बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि ईगल्स या फिर इस तरह के जो बड़े होते हैं बर्ड्स ना, उनकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। वो क्या करते हैं, वो नहीं डैमेज करते क्रॉप्स को, बल्कि रैट्स और रोडेंट्स कर रहे होते हैं और वो उनको खत्म करके फार्मर्स को फायदा पहुंचाते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट था असल में जो हमारे क्वेश्चन का, जो कि हमने मिस कर दिया। आई होप सो अब ये क्लियर है आपको अब्दुल रहमान। ओके मैम, थैंक यू। जी, अब हम अपने ये हमने नोट कंप्लीशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट हमारा फॉर्म कंप्लीशन था ना तेरी। जी चलें, हम अब फॉर्म कंप्लीशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम हमारे पास 10 मिनट ही है। फॉर्म कंप्लीशन भी ना एक्चुअली ये देखें, फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन और टेबल कंप्लीशन, ये तीनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, और अब हम एक फॉर्म कंप्लीशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, अब ये देखें, ये एक फॉर्म की तरह है। सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, और उसके अंदर हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो फिल करनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक फॉर्म की तरह होता है, यानी कि जैसे आप अगर अपनी सीवी वगैरह बनाएं या अपना कोई इंट्रोडक्शन दें, तो आप वहाँ पर लिखते हैं कि नेम आगे ये, डेजिग्नेशन ये है, ठीक है, एज ये है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यही है कोऑर्डिनेटर, आगे उन्होंने हाइफन लगाया हुआ है कि कोऑर्डिनेटर का नाम आएगा। ठीक है, और सबसे पहले एज यूजुअल हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे, वन वर्ड एंड यहाँ पे और अ नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमने एक वर्ड लिखना है, साथ अगर हम एक नंबर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं या ना लिखें, ये हम अगर आता होगा तो हम लिखेंगे, अगर नहीं आता तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर का क्या मतलब है, जैसे कि 12 हो गया, 13 हो गया, या 1 हो गया, कोई भी इस तरह की एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एक नंबर ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑडियो स्टार्ट करने से पहले अपने वर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली ना इतना वर्ड्स हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो होता ही वन वर्ड की स्टेटमेंट है, तो वो इजीली आंसरेबल होता है। लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेटर की बात होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का नाम होगा, ठीक है, गैरी, और आगे उसका सरनेम होगा। लेवल होगा,
ठीक है, और प्लेस होगी, ठीक है, कि वो कोई जगह का नाम होगा, स्ट्रीट का नाम होगा, फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर T347 एंड टाइम ट्यूसडे मॉर्निंग एट, ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे की मॉर्निंग को कितने बजे, ठीक है, यहाँ टाइम बताएंगे, यहाँ पर रिकमेंडेड वेबसाइट, दी परफेक्ट, आगे कोई नाम आएगा, वेबसाइट का नाम है एक्चुअली ये, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से ये अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स दें, कोशिश किया करें कि आप एक ही मैसेज में अपने आंसर्स टाइप करके भेज दें, यानी कि जैसे 1 2 3 करके ऐसे और उसके आगे आंसर, इस तरह फिर ज़्यादा इजी रहता है जब हम आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Test 2. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions. Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with. अब ये हमारे पास ऑडियो ऐसी है कि ये दो पर्सन्स के दरमियान में वो डिस्कशन हो रही है, ठीक है। जो हमने पहले नोट कंप्लीशन का क्वेश्चन किया वहां पर सिर्फ वो एक लेक्चर टाइप था या फिर वो हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा था और वो वन वे कन्वर्सेशन थी। यहाँ पर अब ये टू वे कन्वर्सेशन है, इसके अंदर ओपिनियंस आ सकते हैं और ओपिनियंस कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक का कोई और ओपिनियन होगा, दूसरे का कोई और होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लैरिफिकेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ओके। You because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Let me note that down. Gary. How do you spell his surname? It's Matheson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy. And he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. When I first spoke to Gary on the phone, he said it was a class for beginners, but I was still worried that everyone would be better than me. But we were all equally hopeless. Oh, that's reassuring. So, where do you meet? Well, when I joined the group, they were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town. I prefer going there. I know that place. I used to go to tap dancing classes there when I was at secondary school. I haven't been since, though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there, at the bottom of New Street, near the city roundabout. Yes, of course. The guitar club is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30, and that suited me well. But now we meet at 11. The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. जी, ऑडियो रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, सबको अपने आंसर्स मिल गए।
ओके, चलें आंसर देखते हैं, अपने चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक, आंसर्स ठीक हैं। अब चैट बॉक्स में देख लेते हैं। मैथसन रिटायर्ड न्यू, ओके स्ट्रीट न्यू थी। 11 और इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, वो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। और मैथ्यूसन की स्पेलिंग ये रिटायर्ड, जी लेवल पहले मुझे भी रिटायर्ड ही लगा था, लेकिन बाद में उसने जब कहा कि इट इज़ फॉर द बिगिनर्स, ठीक है, उन्होंने स्पेशली ये डिस्कशन दी हमारे गिटार ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें गिटार ग्रुप का था, तो उन्होंने गिटार ग्रुप का लेवल पूछा था। उन्होंने कोऑर्डिनेटर के बारे में उसकी फर्दर हमारे पास डिटेल नहीं थी कि वो रिटायर्ड था या कैसे था। हमें ये अपने क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर भी ज़रूर फोकस रखना है कि क्वेश्चन टॉपिक किस बारे में, जैसे पिछली जो हमने नोट कंप्लीशन किया वहाँ पर टॉपिक था जो ईगल्स या बर्ड्स ऑफ प्रे थी उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। वो फार्मर्स के बारे में नहीं था, वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में था जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल थी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास गिटार ग्रुप में था, गिटार ग्रुप के बारे में क्वेश्चंस थे कि उसके ग्रुप का लेवल क्या है, कि वो किन किन लोगों के लिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रिटायर्ड लिखते तो वो ग्रुप जो वो रिटायर्ड लेवल आ जाता, ठीक है, उसका मतलब ये आता है इनडायरेक्टली। तो अस्सलाम उसके वालेकुम। बाद जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, ये हम तो अभी क्या लिसनिंग कर रहे हैं, तो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस किस वीक पे स्टार्ट होगी? जी स्पीकिंग मॉड्यूल की लास्ट वीक में होगी, वीक नंबर 4 में। अच्छा, वीक नंबर 4। जी चलें, ये ठीक हमारा है। भी पहला वीक चल रहा है। कोर्स आउटलाइन में आप देख सकते हैं कि अगले वीक में हम रीडिंग की करेंगे, उसके बाद राइटिंग की, और एट लास्ट हम स्पीकिंग की करेंगे। ठीक है, थैंक यू। स्लैक पे मेंशन है, पिन सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे गूगल शीट का लिंक होगा, वहाँ पे सारा डाटा भी मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग सेशन पे उधर ही मिल जाएगा। ठीक है। वैसे मैं इस वजह से पूछा क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने टेस्ट दे देना, तो इस वजह से मुझे कोई मॉक टेस्ट के लिए था कोई प्लेटफॉर्म, बट एनीवे आई लुक फॉर इट। थैंक यू। ओके जी, ये एक है, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन में कॉलेज, द प्लेस कॉलेज, यानी कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती थी कि उसने जब बोला था कि द रूम एट कॉलेज, ठीक है, ही डिसाइडेड, यहाँ पे वेल उसने, चले शुरू से देख लेते हैं कि जब वुमन उससे पूछती है कि वेयर डू यू मीट, ठीक है, कि आप मिलते कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप ये ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं। तो वेल व्हेन आई जॉइन द ग्रुप, ठीक है, दे वर मीटिंग इन गैरीज होम, ठीक है, उसने ये बात की है जब उसने ज्वाइन किया था ग्रुप, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने पूरी उसकी ना स्टेटमेंट सुन लेनी है, ठीक है। व्हेन आई जॉइन द ग्रुप दे वर मीटिंग इन द गैरीज होम, but as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town, ठीक है। अब ये देखिए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड है, रूम, कॉलेज और टाउन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एक रूम है कॉलेज के अंदर जो कि कॉलेज टाउन के अंदर, लेकिन इसके अंदर अगर हम राउंड अबाउट करके देखें, यहाँ पे स्पेसिफिकली देखें तो ये कॉलेज में मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम रूम भी लिखते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता था कि रूम कहाँ पर, ठीक है ना, रूम आपके घर में या हैरिस के होम में, ठीक है। तो हैरिस के होम के अंदर भी अगर हम लिखते हैं तो वहां पर भी वो किसी कमरे में बैठ के कर रहे होंगे, किसी रूम के अंदर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कॉलेज इसलिए लिखा क्योंकि वो एक स्पेसिफाई कर रहा था हमारे आंसर को, ठीक है, इसलिए हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स का काफी लोग पर्सन ने यहाँ पर गलत आंसर दिया, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट था, द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हमने अपनी जो है कह लें कि क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर नहीं मिक्सअप करना, यहाँ पर हमने हमारा जो कोर फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ
जो ऑडियो के अंदर फ्रेजेस होंगे और जो उनके अंदर वर्ड्स होंगे हमने एग्जैक्टली वही यहाँ पर पुट करने। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिगिनर्स था, एस था, यहाँ पर हम बिगिनर नहीं लिख सकते क्योंकि उसने ऑडियो के अंदर बिगिनर्स बोला था। ठीक है, कॉलेज कॉलेज यहाँ पर आया, न्यू स्ट्रीट आया, यहाँ पर भी उसने यहाँ पर भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट की थी। उसने पहले कहा वुमेन ने पूछा कि आप कौन सी जगह पे मिलते हैं। ठीक है, उसने बाद में बताया कि उसको इस जगह का पता है, क्या वो लॉक स्ट्रीट के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसने कहा इट्स बियॉन्ड देयर। ठीक है, यानी कि इसके भी बाद में है। ठीक है, बॉटम ऑफ द न्यू स्ट्रीट। ठीक है, उसने बाद में इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि ये न्यू स्ट्रीट थी, लॉक स्ट्रीट नहीं थी। तो इस तरह से आपने कंसंट्रेशन के साथ उसकी ऑडियो को सुनना है क्योंकि वो आगे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, और हमने जब ओवरव्यू लिया था लिसनिंग का तो उसके अंदर फोकस जो पॉइंट थे, यहाँ पे जो एग्जामिनर हमारी स्किल्स असेस करता है वो यही वाली स्किल्स थी कि हमारी कंसंट्रेशन कैसी है, हमें मेन आइडिया समझ आ रहा है अपने वर्ड का, और हमारी जो फॉलो अप कैसा है उस सेंटेंस का, यानी कि हम उसकी बात को शुरू से लेकर एंड तक समझ रहे हैं। वो कहाँ पर उसने अपने सेंटेंस को बदला, कहाँ पर उसने फर्दर क्लैरिफाई किया, कहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट किया, ये चीजें हमने फोकस में रखनी है। तो अगर किसी और का क्वेश्चन है तो जरूर करें। ये 10:30 और 11 वाला भी एक्सप्लेन करिए। 10:30 वाला, ठीक है, उसने यहाँ पर बात की थी कि आप वुमेन पूछती है कि आप किस टाइम पे मिलते हैं। ठीक है ना, वीकेंड पे है या कब है, तो उसने कहा वी मीट ऑन थर्सडेज। ठीक है, उसने कहा हम थर्सडेज को मिलते हैं। यहाँ से हमें अपना ये हाईलाइटेड वर्ड कीवर्ड मिल गया कि थर्सडे को। ठीक है, अगर हम उसके बाद उसने कहा इट यूज टू बी। ठीक है, 10:30, ये पहले 10:30 हुआ करता था। ठीक है, और ये मुझे बहुत सूट भी करता था। ठीक है, और लेकिन बाद में अब हम 11 पे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम 11 बजे मिलते हैं। पहले हम 10:30 बजे मिलते थे और वो मुझे बहुत सूट करता था, लेकिन अब हम 11 बजे मिलते हैं। ठीक है, और इस तरह से उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया है। ठीक है, और उसने फर्दर अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके क्लैरिफाई कर दिया है कि पहले 10:30 था, अब 11 है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर मैं इस तरह से कहूँ कि हम अपडेटेड इंफॉर्मेशन बेसिकली ले रहे होते हैं, जैसे हमने हाँ, पीछे देखा है कि वो लॉक स्ट्रीट कह रहा था और बाद में उसने उसको अपडेट किया न्यू स्ट्रीट में, तो हम बेसिकली अपडेटेड जो है इंफॉर्मेशन वो डाल रहे होते हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है अपडेटेड। अब ये भी नहीं है कि वो अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि वो पहले सही इंफॉर्मेशन देकर बाद में गलत दे देता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था कि वो कहता कि वी मीट एट 11। ठीक है, ये वाली बात वो पहले कर देता, लेकिन बाद में वो ये कहता कि पहले तो हम 10:30 पे मिलते थे और वो मुझे काफी सूट करता था। ठीक है, और यहाँ पर वो बात खत्म कर देता। ठीक है, तो इसमें वो 11 जो हमारा आंसर था वो पहले आ जाता और 10:30 बाद में। तो ये अपडेटेड वाली जो आप बात कर रहे हैं वो फिर 10:30 वाली बन जानी थी। लेकिन यहाँ पर हमने कोर फोकस हमने रखना है कि उसकी मेन आइडिया के ऊपर उसकी जो क्लैरिफिकेशन हो रही है या डिस्ट्रैक्टर आ रहे हैं उसको हमने एलिमिनेट करके अपने आंसर्स की तरफ जाना है। अब यहाँ पर जैसे डिस्ट्रैक्टर्स 10:30 थे, ठीक है, और यहाँ पर लॉक स्ट्रीट था डिस्ट्रैक्टर, तो इस तरह से हमने वो डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करना है और अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचना है, सॉरी आंसर की तरफ पहुंचना है। जी क्लियर है सर आपको? यस, क्लियर है, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम हमारा टाइम अप हो गया सेशन का। हाँ जी, चलें ठीक है, फिर सर हम टेबल। जी सर नहीं सब रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी, चलें अब हम कल इंशाल्लाह